एक गांव में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उस लड़की के सिर पर थी। वो गांव में चाइनीज चाउमीन की रेहड़ी लगाया करती थी। उसके लिए सामान खरीदकर वो अक्सर शहर जाया करती थी। एक दिन वो शहर से सामान खरीदकर वापस अपने गांव आ रही होती है। बस उसे गांव के बाहर मेन रोड पर उतार देती है। फिर पैसे बचाने के लालच में उस दिन वो गलत रास्ता चुन लेती है। आज सामान भी कम है, एक काम करती हूँ, आज घर पैदल ही चलती हूँ, रिक्शे के 20 रुपए भी बच जाएंगे। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो सुनसान रास्ते से घर जाने लगती है। अक्सर शाम होने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। हे भगवान, इस रास्ते से तो कोई भी नहीं जा रहा, कहीं मैंने ये रास्ता चुनकर गलती तो नहीं कर दी। फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगती है और अब अंधेरा भी हो जाता है। उस सुनसान रास्ते से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उसे हर पल महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हे भगवान, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। वो जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती है, तभी उसे एक हवा का झोंका महसूस होता है। अरे नहीं, ये क्या था? तभी एक चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसका नाम पुकारती है। सीमा, सीमा, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं था, फिर ये पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? फिर जैसे ही सीमा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। तभी सीमा बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है। चुड़ैल, चुड़ैल, मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो एक चुड़ैल थी, कहाँ गई, कहाँ गई? फिर सीमा भागती हुई जैसे तैसे अपने घर पहुंचकर सारी बात अपने माँ बाप को बताती है। हे भगवान, सीमा तू ठीक तो है ना बेटा? तू उस रास्ते से आई ही क्यों? चलो, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। चल, तू बहुत थक गई होगी, अब आराम कर ले। फिर सीमा अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर रात होने पर सीमा के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई बहुत दर्द में है। फिर वो सीमा के कमरे में जाती है। सीमा सो रही होती है, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीमा के पैर उल्टे हो चुके होते हैं। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? हे भगवान, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मेरी बेटी पर किसी बुरी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। फिर वो भागते हुए जाती है और अपने पति को इस बारे में बताती है। फिर वो दोनों डरे सहमे उसके कमरे के बाहर खड़े हुए रोते रहते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर इस तरह पूरी रात बीत जाती है। फिर अगले दिन सुबह, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, फिर मुझे रेडी लगाने भी जाना है। उसकी माँ चुपके से उसके पैरों की तरफ देखती है, लेकिन उसके पैर अब सीधे हो चुके होते हैं। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर सीमा नाश्ता करने बैठती है और खाना खाती ही जाती है। हे भगवान, ये तो 5 आदमियों जितना खाना खा गई है। रोज तो इसे इतनी भूख नहीं लगती। अरे माँ, और रोटी लाओ ना, रुक क्यों गई? अभी मुझे और भूख लगी है। बेटा, वो आटा खत्म हो गया है, और रोटी तो नहीं है। फिर सीमा घर से चली जाती है और गांव में अपनी रेहड़ी लगाकर चाउमीन बनाने लगती है। 2 मनचले लड़के सुबह से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सीमा उनसे बहुत परेशान होती है। वो जानबूझकर घंटों उसकी रेहड़ी पर ही खड़े रहते थे। अरे बाबा, आ गई। अरे रोहन, चल, तेरी भाभी आ गई, चल चाउमीन खाने चलते हैं। अरे मुझे नहीं खानी चाउमीन, रोज चाउमीन खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है। तू तो इस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है। रोज 5-5 प्लेट चाउमीन खा रहा है। तू उसे बोल क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता है? अरे भाई, बात को समझ, हम छपरी आवारा लड़के हैं। वो दिन के 500 रुपए कमाती है और हम छोटा मोटा लोहा चुराकर कबाड़ी को बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अरे वो मुझे 1 मिनट में रिजेक्ट कर देगी। फिर राजू रोहन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। हेलो सीमा जी, आज तो बहुत देर कर दिया आपने आने में। जरा हमारी भी 2 प्लेट लगा दो जी। आ गए आवारा कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते छपरी कहीं के। चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई चाउमीन नहीं है, चलो निकलो। अरे राजू भाई, यह तो हमें छपरी बोल रही है। इतनी बेइज्जती तो कभी हमारी किसी ने नहीं की। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, हमें छपरी आवारा बोलती है? आवारा लड़कों को आवारा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम मनचलों की वजह से मेरी दुकान पर कोई लड़की नहीं आती है। चलो भागो।
तभी शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। बदमाश, लड़की से बदतमीजी क्यों कर रहा है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? फिर वो लोग मिलकर उन दोनों की पिटाई कर देते हैं। अरे मर गए रे! अरे कमबख्त राजू, आज तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी मिट्टी पलीत हो गई। अरे हाय हाय हाय, अरे बहुत दर्द हो रहा है, आज तो बहुत मार पड़ी रे। फिर सीमा उस दिन अपना सारा सामान बेचकर घर चली जाती है। राजू और रोहन उसका पीछा करने लगते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ रहती है। रोहन, आज रात इसे मजा चखाएंगे। फिर आधी रात होने पर सीमा अपने कमरे में सो रही होती है। राजू और रोहन चुपके से उसकी खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। अरे राजू भाई, इतनी रात गए लड़की के कमरे में ताका झांकी करना सही नहीं है। अगर किसी गांव वाले ने पकड़ लिया तो हमें मार मार कर हमारा भर्ता बना देंगे। अरे अरे, मेरी तो पुरानी दर्द भी अभी तक ठीक नहीं हुई भाई। चल चलते हैं यहाँ से। अरे चुप कर डरपोक, आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। ये कमरे में अकेली है, सही मौका है, इसे उठाकर उस पुरानी गुफा में ले जाएंगे। फिर वो धीरे से खिड़की की लकड़ी को काट देते हैं और कमरे के अंदर घुस जाते हैं। सीमा चादर लेकर सो रही होती है। अरे रोहन, तू इसकी चादर हटा, मैं इसके पैर से रस्सी बांध दूंगा। तभी सीमा अपनी चादर हटा देती है और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे मर गए रे! अरे ये नास मिट्टी चौमिने वाली तो चुड़ैल है। अरे हाय रे, ये हम कहाँ फंस गए? अरे चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ आ गए। अरे हमें माफ कर दो। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब जा नहीं सकते। फिर शोर शराबा सुनकर सीमा के माँ और बाप भी कमरे में आ जाते। चुड़ैल को वहाँ देख उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माँ जी, हमें बचाओ। अरे आपकी लड़की तो चुड़ैल निकली, हम तो इसे सीधी सादी चौमिने वाली समझते थे। अरे हमें क्या पता था ये चुड़ैल है। अरे कमबख्त, तो तुम इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए थे? तुमने इस चुड़ैल को जगा दिया, अब ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। ये चौमिने वाली तो चुड़ैल बन गई। अरे मर गए रे। अरे माँ जी, अरे ये तो आपकी बेटी है, आप इससे डर के क्यों भाग रहे हो? अरे नास मिटे, इस वक्त वो किसी को नहीं पहचानती, वो हम सबको मारकर खा जाना चाहती है बस। फिर वो सब भागते भागते गांव के मंदिर के पास पहुंच जाते। वो चुड़ैल भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। अरे पंडित जी, हमें बचाओ, देखो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। फिर पंडित जी उसके ऊपर गंगा जल डालते हैं, जिससे वो चुड़ैल शांत हो जाती है। चुड़ैल, तू यहाँ गांव में क्या कर रही है? छोड़ दे इस लड़की का शरीर, नहीं तो यहीं तुझे राख में मिला दूंगा। तुझ में इतनी शक्ति नहीं है पंडित, तू मुझे ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख पाएगा। तू कहाँ से आई है, जल्दी बता। मैं पास के जंगल में बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। एक दिन ये लड़की वहाँ से अकेले गुजर रही थी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। हमें इस चुड़ैल को वहीं बरगद के पेड़ के पास ले जाना होगा, तभी हम इसे सीमा के शरीर के अंदर से निकाल पाएंगे। फिर वो सब उससे बांधकर उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाते हैं। फिर पंडित मंत्र पढ़ते हैं और उस पर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल डालते ही वो चुड़ैल तड़पने लगती है। छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। ए चुड़ैल, चली जा यहाँ से, छोड़ दे इस लड़की को, नहीं तो तू मारी जाएगी। छोड़ दे इसे, चली जा यहाँ से। फिर चुड़ैल सीमा के शरीर से बाहर निकल जाती है और वापस उसी बरगद के पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर पंडित जी उस पेड़ पर एक लाल धागा बांधकर उस चुड़ैल को वहीं कैद कर देते हैं और सीमा भी ठीक हो जाती है। सीमा, मेरी बेटी तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर राजू और रोहन भी हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगते हैं और फिर उसे कभी तंग नहीं करते। और सीमा भी रोज गांव में चौमिन की रेहड़ी लगाकर अच्छे से अपना गुजर बसर करती है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए
उस पेड़ में कैद होकर रह जाती है। एक बार की बात है, एक शहर में घर घर टिफिन नाम की एक गुमनाम टिफिन सर्विस बहुत मशहूर हो रही थी। इस टिफिन सर्विस को कौन चला रहा था ये कोई भी नहीं जानता था, पर इस टिफिन सर्विस के बहुत कस्टमर्स थे और सब जानना चाहते थे कि इतना अच्छा खाना भला कौन बना रहा है। जब भी कोई टिफिन ऑर्डर करता, टिफिन उसके घर के बाहर पहुंच जाता था और ऑर्डर करने वाले डिलीवरी मैन को भी कोई नहीं देख पाता था। एक बार सिया नाम की एक लड़की थी जिसका हाल ही में इसी शहर के एक मशहूर कॉलेज में एडमिशन हुआ था। सिया का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता था। सिया एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिस पर वो हमेशा अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजों और भूतिया जगहों के बारे में डाला करती थी। सिया को व्यूज भी बहुत मिलते थे। सिया इस शहर में नई थी, इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रह रही थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार पिंकी, मैं तो ये रोज रोज बाहर कैंटीन का खाना खाकर न थक गई हूँ। देखो मुझे, मैं कितनी पतली होती जा रही हूँ और इस तरह चला तो मैं जल्दी ही हॉस्पिटल में मिलूंगी तुम्हें। अरे तो तुम वो टिफिन सर्विस लेना क्यों नहीं शुरू कर देती, घर घर टिफिन। तुम्हें पता है आधा शहर उसी टिफिन सर्विस से टिफिन मंगाता है। अच्छा, तो इस टिफिन सर्विस का मालिक कौन है पिंकी? वो तो कोई भी नहीं जानता। क्या? हाँ, अरे सिया, लोग इस टिफिन सर्विस को गुमनाम टिफिन सर्विस भी कहते हैं। इसका खाना तो लाजवाब होता है और स्टूडेंट्स के लिए सस्ता भी, पर इसे चलाता कौन है वो नहीं पता। तो मैं कॉल किसे करूं? अरे वो तो इस टिफिन सर्विस की वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है। तुम वहां जाकर अपना नाम और एड्रेस डाल दो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो और तुम्हारा टिफिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। वाह, ये तो सही है, फिर मैं भी इसे ट्राई करूंगी। ओके सिया, चलो मैं चलती हूँ। पिंकी के जाने के बाद सिया भी घर निकल जाती है। सिया घर पहुंचते ही उस टिफिन सर्विस की वेबसाइट को खोलती है और अपना नाम और एड्रेस डाल देती है। कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है। सिया दौड़कर डोर खोलती है, पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता है तो बस एक टिफिन बॉक्स जो कि जमीन पर रखा था। उसे वहां रखकर कौन गया ये सिया नहीं देख पाती। अरे आखिर इतनी स्पीड में टिफिन को यहाँ रखकर गया कौन? छोड़ो, मुझे क्या, पहले टिफिन खाकर देखते हैं आखिर ये है कैसा। सिया टिफिन को उठाती है और अंदर रूम में चली जाती है। वो अपना टिफिन खोलती है और देखती है कि उसके अंदर जो खाना रखा था उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खाती है और सिया को खाना बहुत पसंद आता है, पर टिफिन खाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका ये जानने का मन करने लगता है कि आखिर ये खाना बनाया किसने और इस टिफिन को देने कौन आया था। फिर सिया सोचती है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है और इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करूं, तब तो मैं मशहूर हो जाऊंगी और मेरी वीडियो को बहुत व्यूज भी मिलेंगे। यस, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इस गुमनाम टिफिन सर्विस के पीछे आखिर है कौन। अगले दिन सिया का टिफिन फिर से उसी समय उसके डोर पर पहुंच जाता है, पर इस बार भी सिया ये नहीं देख पाती कि टिफिन देने आया कौन। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन सिया फैसला करती है, अब तो चाहे कुछ भी हो मैं जान कर ही रहूंगी कि ये है कौन जो मुझे टिफिन देने आता तो है पर दिखता नहीं, और कौन है इस टिफिन सर्विस के पीछे। अगले दिन जब टिफिन आने का समय होता है, सिया घर के बाहर ही छुप जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़की सिया के दरवाजे तक आती है और चुपचाप टिफिन रखकर तुरंत सड़क की तरफ चली जाती है। सिया उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की एक एक्टिवा पर बैठकर कहीं जाने लगती है। सिया भी अपनी स्कूटी उठाती है और जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। आज तो मैं इस टिफिन वाली का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। पर ये जा कहाँ रही है? ये तो एकदम शहर के बाहर की तरफ कहीं जा रही है। वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही देर में शहर के बाहर बने एक खंडहर के पास जाकर रुक जाती है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो बिल्कुल सुनसान थी। देखकर ये कहना भी मुश्किल था कि यहाँ पानी और बिजली आता होगा। सिया अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे खड़ा कर देती है और छुपकर उस लड़की को देखने लगती है। लड़की बिल्डिंग के अंदर अरे ये इस खंडहर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर क्यों जा रही है? यहाँ पर भला कोई टिफिन सर्विस कैसे चला सकता है? सिया बिल्डिंग की एक खिड़की से अंदर झांकने लगती है और इतना ही नहीं, वो अपना कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड करने लगती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुंदर लड़की बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस जगह पर बहुत सारे टिफिन और खाना बनाने का सामान रखा था। ये सब देखकर सिया को कुछ समझ नहीं आता और तभी चुड़ैल की नजर खिड़की के पीछे खड़ी सिया और उसके कैमरे पर पड़ती है। ए, कौन है वहाँ? जल्दी अंदर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। सिया चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कौन हो तुम? और ये कैमरा? तुमने मेरा पीछा क्यों किया?
तुमने मेरा पीछा किया और अपने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? सब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्या? वो दरअसल मैंने तुम्हारी टिफिन सर्विस मंगाई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा टिफिन ले रही हूँ, पर मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये टिफिन इतना अच्छा बनाता कौन है, इसलिए आज मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा अगर मैं ये जान जाऊंगी कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है तो मेरे चैनल पर मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इतना कहकर चुड़ैल सब्जियों के पास रखा एक बड़ा सा चाकू उठाती है। सिया चाकू देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे अरे रुक जाओ, भला तुम मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा चैनल कौन चलाएगा? वाह, यहाँ तुम मरने वाली और तुझे अपने YouTube चैनल की पड़ी है। नहीं, अगर तू यहाँ से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये टिफिन सर्विस एक चुड़ैल चला रही है और फिर कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा। तभी उस बिल्डिंग में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। वो देखता है कि चुड़ैल के हाथ में चाकू था और सिया डरी हुई कोने में खड़ी थी। सिया बच्चे को अंदर आता देखकर उससे कहती है, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। बच्चा सिया की बात अनसुना कर देता है और दौड़कर चुड़ैल के गले लग जाता है। सिया ये सब देखकर दंग थी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी और ये किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। चिंता मत करो। क्या ये चुड़ैल तुम्हारी माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरा बेटा है। कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझे बहुत मारता था। पहले मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद वो मुझे मारना बंद कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे बच्चे को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। वो खुद तो काम करता नहीं था और जब मैं काम करने की बात करती तो वो मुझे भी पीट देता। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। किसी तरह परिवार वालों की मदद से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और अपनी एक टिफिन सर्विस शुरू की। पर मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ ये जानकर जैसे उसका सुख चैन चला गया। उसने गुस्से में आकर मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरा बेटा उस वक्त स्कूल में था इसलिए बच गया और मैं चुड़ैल बन गई। अपने बेटे की चिंता की वजह से मैं इसे अपने साथ इस खंडहर में ले आई। यहाँ मेरा पति मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ सकता था और मैं इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने ये टिफिन फिर से शुरू किया। अगर सबको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ तो कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा और फिर मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा और भूख से मर जाएगा। मैं सब समझ गई। तुम चिंता मत करो चुड़ैल, मैं इस सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम अपनी टिफिन सर्विस ऐसे ही चला सकती हो जैसे तुम अब तक चला रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर अगर तुमने वो वीडियो कहीं डाली या किसी को इस बारे में बताया तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और उम्मीद है कि मेरा टिफिन मुझे टाइम से मिल जाएगा। दोनों हंसते हैं और सब ठीक हो जाता है। इसी तरह गुमनाम टिफिन सर्विस हमेशा के लिए गुमनाम ही रहती है।